रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो जो हर किसी की जिंदगी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद लोग अक्सर इसे गलत तरीके से समझते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं पैसे की। अक्सर लोगों को लगता है कि पैसा सिर्फ एक गणित का खेल है। सही कहा। उन्हें लगता है कि कुछ आंकड़े हैं या फिर कोई स्प्रेडशीट है जिसे बस सही तरीके से जोड़ना और घटाना है। बिल्कुल। बस आमदनी और खर्च का हिसाब। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पैसा केवल गणित नहीं है। एकदम सही। ये पूरी तरह से हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हमारे मनोविज्ञान और हमारे अतीत के अनुभवों से भी। हाँ, अगर कोई इंसान पैसे को सिर्फ एक संख्या की तरह देखेगा ना, तो वो उस पूरे हिस्से को नजरअंदाज कर देगा जो हमारी इच्छाओं या हमारे डर से बनता है। और समाज के दबाव से भी। इसलिए आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य लक्ष्य इसी सामग्री का गहराई से विश्लेषण करना है। हम ये समझना चाहते हैं कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाए, ताकि जीवन न सिर्फ आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, बल्कि मानसिक रूप से स्वतंत्र और खुशहाल भी बन सके। यही हमारा आज का मिशन है। बहुत खूब। तो चलिए आज की इस शानदार किताब के पन्ने पलटते हैं। हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की लिखी गई नई किताब के बारे में। द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, सिंपल चॉइसेस फॉर अ रिचर लाइफ। जी, जो लोग वित्तीय दुनिया में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें याद होगा कि मॉर्गन हाउसल की पिछली किताब कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। हाँ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो बहुत मशहूर हुई थी। बिल्कुल। लेकिन जहां उनकी पहली किताब मुख्य रूप से पैसे कमाने, बचाने और निवेश करके बढ़ाने की मानसिकता पर केंद्रित थी, वही ये नई किताब एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा मुश्किल कला पर बात करती है, और वो है पैसे को खर्च करने की कला। सही कहा। ये सच में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पैसा कमाना एक अलग कौशल है। बिल्कुल। और उस पैसे को इस तरह से खर्च करना जिससे जीवन में सचमुच खुशी मिले, वो एक बिल्कुल अलग ही खेल है। हाँ, मतलब ये किताब कोई बजट बनाना नहीं सिखाती, माही ये बताती है कि अपना पैसा कहाँ निवेश करें। बल्कि ये इस बात की गहराई में जाती है कि जब कोई इंसान अपना पैसा खर्च कर रहा होता है, तो असल में उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। और इस बात को समझाने के लिए ना, किताब की शुरुआत में ही एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरी कहानी दी गई है। डॉक्टर डैन गुडमैन की कहानी। हाँ, मैंने पढ़ी वो। एक डॉक्टर जिन्होंने एक महिला मरीज की लेसिक आई सर्जरी की थी। जी, आंखों की वो सर्जरी जिससे चश्मा हट जाता है। बिल्कुल। और सर्जरी पूरी तरह से सफल रही। सालों तक चश्मा पहनने के बाद उस महिला को अब बिना चश्मे के दुनिया बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अजीब क्या है? अजीब ये है कि जब कुछ हफ्तों बाद वो वापस चेकअप के लिए क्लिनिक लौटी, तो वो खुश होने के बजाय बहुत निराश थी। निराश? लेकिन क्यों? उसने डॉक्टर से कहा कि इस सर्जरी ने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। हाँ, किसी को भी ये सुनकर अजीब लगेगा। एक मेडिकल प्रक्रिया जो सफल रही, उसने जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी? यही तो बात है। जब डॉक्टर ने उससे इसका कारण पूछा, तो जो जवाब मिला वो हमारी मानवीय फितरत की पोल खोल देता है। मरीज ने बताया कि उसे हमेशा से लगता था कि चश्मा हटने के बाद उसका पति उसे ज्यादा आकर्षक मानेगा। ओह! उसे लगा था कि उसके दफ्तर के लोग उसे ज्यादा होशियार समझेंगे और समाज में उसे ज्यादा अहमियत मिलेगी। समझ गया। मतलब उसे लगा था कि उसकी सामाजिक हैसियत बदल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन सर्जरी के बाद जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब दुनिया का उसके प्रति नजरिया बिल्कुल नहीं बदला, तो वो अंदर से टूट गई। उसे एहसास हुआ कि लोगों का प्यार और सम्मान केवल एक चश्मे जैसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। ये कहानी सच में एक बहुत ही सटीक रूपक है हमारे और पैसे के रिश्ते के लिए। एकदम सही। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो उनकी जिंदगी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। उन्हें लगता है कि पैसा उन्हें वो सब कुछ दिला देगा जो वे चाहते हैं, चाहे वो सम्मान हो या प्यार या समाज में रुतबा। लेकिन असलियत यह है कि पैसा केवल एक उपकरण है। ये किसी की आंखें तो ठीक कर सकता है या एक महंगी कार तो दिला सकता है, लेकिन ये रिश्तों या आंतरिक खुशी की गारंटी कभी नहीं दे सकता। अक्सर लोग सालों की मेहनत के बाद बहुत सारा पैसा पा लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो नहीं मिलता जिसकी उन्हें सच में जरूरत होती है। बिल्कुल। और इस कहानी के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये चर्चा किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। अगर हम इस सामग्री को ध्यान से देखें तो पाते हैं कि ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं
कि उनके बैंक खाते में तो अच्छे पैसे हैं, लेकिन तो फिर भी हर सुबह उठकर जीवन में एक खालीपन या असंतोष महसूस होता है। हाँ। इसके अलावा ये उन परिवारों और युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है जो समाज के अदृश्य दबाव में जी रहे हैं, जो सिर्फ इसलिए चीजें खरीद रहे हैं क्योंकि उनके पड़ोसियों ने खरीदी हैं। लेकिन एक और वर्ग है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। वो लोग जिन्हें हम पक्के बचतकर्ता कहते हैं। सेवर्स? हाँ, सेवर्स। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हमें तो हमेशा से सिखाया गया है कि पैसे बचाना एक बहुत अच्छी आदत है। फिर जो लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे बचाते हैं, उनके लिए ये किताब क्यों जरूरी है? इसमें क्या समस्या हो सकती है? देखिए, समस्या पैसे बचाने में नहीं है, समस्या उस मानसिकता में है जो समय के साथ एक जेल बन जाती है। जेल बन जाती है? कैसे? कुछ लोगों की पहचान केवल पैसे बचाने वाले तक सीमित हो जाती है। वे अपनी पूरी जिंदगी एक एक पैसा बचाते हैं, लेकिन जब वे रिटायर होते हैं और उनके पास सच में पैसा होता है, तब भी वो उसे खर्च करने से डरते हैं। अच्छा, क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि पैसे खर्च करना उनके स्वभाव और उनकी उस पहचान के ही खिलाफ हो चुका होता है जो उन्होंने दशकों तक बनाई है। वे अपने ही बनाए हुए पिंजरे में कैद हो जाते हैं। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, कुल मिला के ये चर्चा हर उस जिज्ञासु इंसान के लिए है जो ये समझना चाहता है कि लोग पैसे के मामले में इतने अजीब फैसले क्यों लेते हैं। तो चलिए अब हम इस किताब से निकली सबसे बड़ी सीखों को एक एक करके समझते हैं। अगर हम इन विचारों को व्यवस्थित करें तो पहला मुख्य बिंदु जो सामने आता है वो ये है कि पैसा खर्च करना एक कला है, विज्ञान नहीं। विज्ञान में हर चीज के तय नियम होते हैं, लेकिन कला व्यक्तिपरक होती है। हाँ, हर इंसान का नजरिया अलग होता है और इसे समझाने के लिए किताब में एक वैले की कहानी दी गई है। जो गाड़ियां पार्क करते हैं ना, उनका एक किस्सा है। हाँ, वो 5 सितारा होटल वाला किस्सा। बिल्कुल। लेखक बताते हैं कि जब वे लॉस एंजलिस के एक होटल में पार्किंग का काम करते थे तो वहां एक बहुत महंगा फर्नीचर शो हुआ था। वहां से एक आदमी बाहर आया और अपने दोस्त को बड़े गर्व से बता रहा था कि उसने अभी-अभी $21,000 की एक कुर्सी खरीदी है। $21,000 की कुर्सी? हाँ, ये सुनकर किसी को भी लगेगा कि ये तो सरासर पागलपन है। कोई इंसान सिर्फ बैठने के लिए इतने पैसे कैसे दे सकता है? और यही तो वो बात है जो हमें समझनी है। जी, जो बात एक इंसान के लिए पागलपन लगती है, वो दूसरे के लिए बिल्कुल सामान्य हो सकती है। बिल्कुल। हम अक्सर दूसरों के खर्च करने के तरीके को देखकर उन्हें बेवकूफ समझ लेते हैं। जी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान का पैसे के साथ एक अलग इतिहास होता है। जी। किताब में टिफनी एलिश का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ, जो एक सफल वित्तीय शिक्षक बनी। जी, उन्होंने खुलकर बताया कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्रुक सिंड्रोम से पीड़ित हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्रुक सिंड्रोम, इसका असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है गरीबी के पुराने दिनों का गहरा आघात। अच्छा। जब किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में ऐसा समय देखा हो जहां उसके पास खाने के भी पैसे ना हो, तो वो डर उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। ये तो बहुत स्वाभाविक है। हाँ, टिफनी के पास आज लाखों डॉलर हैं, वो बहुत अमीर हैं, लेकिन आज भी जब वो सुपरमार्केट जाती हैं तो उन्हें लगता है कि उनके पैसे खत्म हो जाएंगे। बाप रे। ये पुराना आघात इंसान को अमीर होने के बाद भी आजादी से पैसे खर्च करने से रोकता है। इसलिए खर्च करना कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है जिसे हर कोई एक ही तरह से हल करे। ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है कि कैसे हमारा अतीत हमारे आज के बैंक बैलेंस पर हावी रहता है। इससे हम अपनी चर्चा के दूसरे मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं, जो है किसी को प्रभावित न करने की स्वतंत्रता। ये बहुत अहम बिंदु है। खोपाब कहती है कि सबसे बड़ी वित्तीय संपत्ति वो है जब किसी इंसान को अजनबियों को प्रभावित करने की कोई जरूरत ही महसूस न हो। यहाँ विंस्टन चर्चिल का एक बहुत ही मशहूर कथन याद आता है। शराब वाला। हाँ, उन्होंने एक बार शराब के बारे में कहा था कि चर्चिल ने शराब से जितना लिया, शराब ने चर्चिल से उससे कम लिया। बहुत गहरी बात है। अगर हम इसी तर्क को पैसे पर लागू करें तो हम देखते हैं कि कुछ लोग पैसे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। वे अपने पैसे को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिनका इस्तेमाल उनका पैसा करता है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट रुकिए, समाज तो इसी तरह काम करता है ना। लोग तो किसी को उसी नजर से देखते हैं कि उसके पास कैसी गाड़ी है, कैसा घर है। तो फिर इसमें गलत क्या है? यहीं पर हमें अमीर और दौलतमंद के बीच का अंतर समझना होगा। रिच वर्सेस वेल्दी। जी, अमीर होने का मतलब है वो सब होना जो दुनिया को दिखाई देता है, महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, डिजाइनर कपड़े। लेकिन दौलतमंद होने का मतलब है अपनी आजादी और अपने समय पर पूरा नियंत्रण होना। मतलब वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया। बिल्कुल, जो पैसा दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है वो दरअसल हवा में गायब नहीं होता,
वो अदृश्य पैसा किसी भी इंसान के भविष्य की स्वतंत्रता खरीदता है। तो इसका मतलब है कि न खर्च किया गया पैसा हमें ये आज़ादी देता है कि हम कल किसी की भी शर्तों पर काम करने से मना कर सकें। बहुत खूब। एकदम सही। अब आते हैं तीसरे मुख्य बिंदु पर, उपयोगिता और दिखावे की जंग। बहुत बार दिखावा उस चीज की असली उपयोगिता को ही खा जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विचार प्रयोग का जिक्र किया गया है जिसे आइलैंड टेस्ट कहा जाता है। हाँ, ये टेस्ट बहुत ही सरल लेकिन आंखें खोलने वाला है। चलिए इसे समझते हैं। सोचिए कि अगर कोई इंसान एक ऐसे सुनसान टापू पर बिल्कुल अकेला हो जहां उसे देखने वाला कोई न हो और उसे दुनिया की कोई भी चीज मुफ्त में मिल सकती हो, तो क्या वो तब भी वो महंगी स्पोर्ट्स कार या वो महंगे डिजाइनर कपड़े चुनेगा? शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन चीजों का ज्यादातर मजा तो इस बात में है कि दूसरे लोग आपको उस कार को चलाते हुए देखें। बिल्कुल सही। और जब लोग अपनी हैसियत से बड़ी चीजें केवल इसलिए खरीदते हैं ताकि दूसरे लोग प्रभावित हों, तो वे बैंक के कर्ज के साथ साथ एक और कर्ज ले लेते हैं जिसे हम सामाजिक कर्ज कह सकते हैं। हाँ, सामाजिक कर्ज। ये समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने का भारी बोझ है। एक बार जब कोई इंसान एक खास तरह की महंगी जीवन शैली को अपना लेता है तो उसे बनाए रखने का मानसिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। वो कार शुरुआत में खुशी दे सकती है, लेकिन बाद में उसका रख रखाव और लोगों की उम्मीदें एक जेल बन जाती हैं। और मजे की बात यह है कि ये दिखावे की बीमारी सिर्फ बड़ी कारों या घरों तक सीमित नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की आदतों तक पहुंच चुकी है। और यही हमारा चौथा मुख्य बिंदु है जिसे खर्चों का बारबेल दृष्टिकोण कहा गया है। हम इसे $3 बनाम $30,000 की समस्या कह सकते हैं। ये वित्तीय सलाहकारों के लिए अक्सर सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। हम इंसान अक्सर छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं। जैसे रोज एक $3 की कॉफी का खर्च बचाने पर लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें गलत क्या है? हमें तो हमेशा से यही सिखाया गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो क्या रोज कॉफी के पैसे बचाना सच में बेवकूफी है? कॉफी के पैसे बचाना बेवकूफी नहीं है। समस्या ये है कि इंसान का ध्यान अक्सर गलत जगह पर होता है। हमारा दिमाग जटिल चीजों से बचने की कोशिश करता है। अच्छा। इंसान $3 की कॉफी पर 10 मिनट बहस कर सकता है क्योंकि वो उस खर्च को समझता है। लेकिन वही इंसान जब $3 लाख का घर खरीद रहा होता है या कोई भारी ब्याज वाला कर्ज ले रहा होता है तो वो बिना ज्यादा सोचे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देता है। तो आपका मतलब है कि लोग छोटी चीजों पर अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं और बड़े फैसलों को नजरअंदाज कर देते हैं? बिल्कुल। हमारा ध्यान अक्सर उस चीज के विपरीत दिशा में होता है जो सच में महत्वपूर्ण है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि इंसान को बड़े खर्चों जैसे घर, कार या कॉलेज की शिक्षा पर बहुत सख्त नियंत्रण रखना चाहिए। अगर कोई इन बड़े फैसलों को सही तरीके से संभाल ले तो वो छोटे खर्चों जैसे कभी कभार बाहर खाना खाने या कॉफी पीने के प्रति थोड़ा लचीला हो सकता है। ये दृष्टिकोण सच में बहुत राहत देने वाला है। कम से कम अब लोग अपनी कॉफी शांति से पी सकते हैं। बिल्कुल पी सकते हैं। अब हम अपनी चर्चा के 5वें मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जो प्रकृति से जुड़ा एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है, जोखिम और पछतावा। यहाँ गप्पी मछली और ग्रीनलैंड शार्क का रूपक दिया गया है। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। गप्पी मछली एक बहुत ही छोटी मछली होती है जिसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। उसे पता है कि उसकी जान को हमेशा खतरा है, इसलिए प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है कि वो केवल आज के लिए जीती है। वो भविष्य की कोई योजना नहीं बनाती। और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड शार्क है जिसके कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं होते। वो महासागर की रानी होती है, इसलिए वो धीरे धीरे विकास करती है और 500 साल के भविष्य के लिए अपने संसाधनों का निवेश करती है। ये प्रकृति का तरीका है ये तय करने का कि किसे भविष्य की चिंता करनी चाहिए और किसे नहीं। लेकिन हम इंसानों के लिए ये इतना आसान नहीं है। सही बात है। हम गप्पी मछली की तरह केवल आज के लिए नहीं जी सकते, क्योंकि हमें कल के खाने का भी इंतजाम करना है। और ना ही हम शार्क की तरह 500 साल जीने वाले हैं कि आज की सारी खुशियां त्याग कर सिर्फ बचाते रहें। तो हम इंसान इन दोनों के बीच कहाँ आते हैं? वही तो, हमारे लिए सही रास्ता क्या है? इंसानों के लिए सबसे अच्छी सलाह यह है, भविष्य के पछतावे को कम से कम करें। मिनिमाइज फ्यूचर रिग्रेट। हाँ, इसका मतलब है कि आज का आनंद लेने और कल के लिए बचाने के बीच एक ऐसा संतुलन बनाना कि जब कोई 60 या 70 साल की उम्र में पीछे मुड़कर देखे तो उसे ये पछतावा ना हो कि उसने अपनी पूरी जवानी सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में निकाल दी और कोई दुनिया नहीं देखी। बिल्कुल। और ना ही ये पछतावा हो कि जवानी में सब कुछ उड़ा दिया
और बुढ़ापे के लिए मोहताज हो गए। लेकिन हर इंसान के लिए पछतावे की ये परिभाषा अलग हो सकती है ना। कोई कहेगा कि काश मैंने ज्यादा यात्राएं की होती, तो कोई सोचेगा कि काश मैंने उस समय वो जमीन खरीद ली होती। तो इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसके लिए सही संतुलन क्या है? और यहीं से हमारा छठा और आखिरी मुख्य बिंदु आता है, अपने लिए सही खर्च खोजना। इसके लिए रामित सेठी का एक बहुत ही बेहतरीन नियम है। हाँ, वो नियम ये है कि जिन चीज़ों से किसी इंसान को सच में प्यार है, उन पर उसे दिल खोलकर खर्च करना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती, उनमें बिना किसी शर्म के पूरी तरह कटौती करनी चाहिए। इसे किताब में एक बड़े फनल और एक सख्त फिल्टर के रूप में भी समझाया गया है ना। बिल्कुल। शुरुआत में अलग अलग चीज़ों पर पैसा खर्च करके देखना चाहिए, नई नई चीज़ों का अनुभव करना चाहिए। जैसे कोई नया शौक पालना या कहीं घूमने जाना। हाँ, अपना फनल को बड़ा रखें, लेकिन आपका फिल्टर बहुत सख्त होना चाहिए। मतलब जैसे ही लगे कि कोई चीज़ अंदर से खुशी नहीं दे रही है, उसे तुरंत अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना चाहिए। सही कहा। अगर लोग उन चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए थी, तो उनके पास उन चीजों के लिए हमेशा पैसा रहेगा जो वाकई उनके चेहरे पर मुस्कान लाती हैं। क्या कमाल का नजरिया है। तो अब जब हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो अगर हम इस पूरी किताब के सार को समेटना चाहें तो वो क्या होगा? मूल संदेश यही है कि पैसे को अपना मालिक न बनने दें। पैसा महज एक उपकरण है। इसका असली मकसद ये है कि ये किसी के भी जीवन को थोड़ा आसान बनाए और वो स्वतंत्रता दे जिसका हर कोई सपना देखता है। इसका इस्तेमाल समाज के सामने अपनी हैसियत साबित करने के लिए करना एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। और एक बात जिसका जिक्र मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगा, खासतौर पर माता पिता के लिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता है? माता पिता को समझना चाहिए कि उनके बच्चे उन्हें हमेशा देख रहे हैं। वे पैसे की अहमियत लंबे चौड़े भाषणों से नहीं सीखते। वे ये देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे को कैसे संभाला गया। जैसे जब घर में पैसे की तंगी आई तो क्या माहौल था। हाँ, क्या लोग घबरा गए, या जब किसी को प्रमोशन मिला तो क्या उसका अहंकार बढ़ गया। बच्चे हर प्रतिक्रिया को बहुत करीब से नोटिस करते हैं। कोई पैसे के साथ कैसा बर्ताव करता है, ये सीधा अगली पीढ़ी की मानसिकता को आकार देता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। बिल्कुल। मॉर्गन हाउसल ने इस किताब में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है, जिसे हर इंसान को याद रखना चाहिए। आप जितने अधिक भाग्यशाली होंगे, आपको उतना ही अधिक विनम्र होना चाहिए। The luckier you are, the nicer you should be. हाँ, जब इंसान के पास पैसा आता है तो कई बार वो सोचने लगता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन सच तो ये है कि सफलता में किस्मत और अवसरों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए धन का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि वो इंसान को अधिक दयालु और विनम्र बनाए, ना कि अहंकारी। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जो दिमाग में आता है, जिस पर हर किसी को अकेले में सोचना चाहिए। क्या धन कमाने की ये पूरी अंधी दौड़ सिर्फ समाज द्वारा की गई हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि सच्ची अमीरी हमारी इच्छाओं के खत्म हो जाने में ही छिपी हो? अगर किसी के अंदर दिखावे की कोई भूख ही ना बचे, तो क्या वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं बन जाता? ये एक ऐसा विचार है जो हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देता है। सच में, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।